हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के पाठ भारत में राष्ट्रवाद का यह तीसरा पार्ट है। उम्मीद है पहले दो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ में आगे की ओर। बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल ही जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जो वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में, शहरों में, देहात में, जंगलों में, हर जगह फैला हुआ था। और इसी का पार्ट बन चुके थे बागानों में काम करने वाले मजदूर। बल्कि उन्हें मजदूर ना कहकर अगर हम बंधुआ मजदूर कहें तो शायद उनके लिए ये सही टर्म होगी, सही शब्द होगा। क्योंकि 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर जो मज़दूर जिस भी बागान में काम कर रहा था वहाँ से उसको निकलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। वो अपने घर नहीं जा सकता था, अपने गांव नहीं जा सकता था, अपने घर वालों से नहीं मिल सकता था। और अच्छी बुरी जैसी भी स्थितियाँ थी उसे उसी बागान में काम करना होता था। वह कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, ज़्यादा वेतन के लिए डिमांड नहीं कर सकता था। इस तरह से जब बागानों में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की खबर पहुंची तो एक कदम से बागानों में क्रांति का माहौल आ गया और लोगों को लगा कि अब गांधी जी आ गए हैं तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। वो बंधुआ मजदूरी से छूट जाएंगे और अपने गांव में, अपने घरों में, अपने परिवार वालों के पास वापस जा सकेंगे। सिर्फ इतना सा ही समझ पाए थे वो लोग स्वराज शब्द से। स्वराज का असली मीनिंग, असली अस्तित्व उनके समझ की बिल्कुल परे था। सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। फरवरी 1922 में वापस लिया जा रहा है असहयोग आंदोलन। तो आपको याद होगा शुरू कब हुआ था? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से 2 बार आपको बताया था ये कि जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था। लेकिन एक डेट और बताई थी आपको कि यह पारित कब हुआ था? दिसंबर
1920 नागपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा इन बातों को। तो चलते हैं आगे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं, मतलब कि सरकार ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है, बना रखी हैं, डेमोक्रेटिक कहलाती हैं बट अदरवाइज डेमोक्रेटिक नहीं हैं, क्योंकि ईजिली कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, इसका मेंबर नहीं बन सकता था। और इसीलिए यहाँ पर चुनाव लड़के यहाँ पहुँचने की कोशिश की जा रही थी ताकि अंग्रेज़ों के साथ बैठकर मुद्दों पर कुछ मुद्दे सुलझाए जा सकें, कुछ मुद्दों पर बातचीत की जा सके, कानून बनाने में भारतीयों का भी हाथ रहे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे और वह सिर्फ स्वराज पार्टी से खुश होने वाले नहीं थे। अब हमने शुरू में ही बात की है कि क्योंकि यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। तो हिंसक कैसे हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? कौन सी घटना थी ऐसी? आप देखिएगा, चौरी चौरा 1922 में यह घटना घटी थी। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया था और यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और हिंसा से दूर रहने वाले गांधी जी के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके द्वारा चलाया जाने वाला कोई आंदोलन इतना हिंसक हो चुका है कि लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। और यही वजह थी कि उन्होंने फरवरी 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और हमारे नेताओं को लगने लगा था कि अब परिषद में वापसी होनी चाहिए, उसके चुनाव में वापसी होनी चाहिए। इसीलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया था। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी थी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। वर्ल्ड लेवल पर जब इकोनॉमिक हमारा सिस्टम है बिल्कुल ठप हो जाता है और यह आर्थिक मंदी पूरी तरह से 1929 में आई थी और अमेरिका में स्पेशली आई थी, लेकिन इसका जो असर था, जो प्रभाव था, वो पूरे ही वर्ल्ड पर रहा था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तब इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, कौन से पृष्ठभूमि में, जब पूरे भारत में मंदी का प्रकोप है, फसलें खराब हो रही हैं, कृषि उत्पादों की मांग गिर रही है, निर्यात
कम हो रहा है, अपनी उपज बेचने के लाले पड़े हुए हैं, रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब पूरा ही देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। उस दौरान ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, कौन सी सरकार? टोरी सरकार। कहाँ की? ब्रिटेन की। क्या किया उसने? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ पर कौन से कमीशन की बात हो रही है आप देख सकते हैं। इन्होंने बता दिया कि किसके नेतृत्व में गठित किया गया था, जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो यहाँ पर साइमन कमीशन की ही बात हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था, कौन सी सरकार ने किया था, कहाँ की सरकार ने किया था और इसके उद्देश्य क्या थी, इसको गठित क्यों किया गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन काम तो इसने ठीक करना था, लेकिन भारतीयों को फिर भी यह पसंद नहीं आई। इसका क्या रीज़न रहा? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। एक ऐसा कमीशन जो भारतीयों के लिए काम करने के लिए आया है, भारत का संविधान डिसाइड करेगा, भारत के कानूनों को डिसाइड करने का दम्भ भर रहा है, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं? आप सपोज़ करिए आपके परिवार के रिगार्डिंग कोई निर्णय अगर आपको लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका पड़ोसी परिवार, आपके गांव का कोई अन्य परिवार आपके परिवार के रिगार्डिंग कोई फैसला ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर के अलावा अन्य व्यक्ति नहीं जान सकते। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही था। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके की कार्यशैली हमें चाहिए, ये हम ही जानते थे। बाकी ब्रिटिशर्स या कोई भी अंग्रेज ये कैसे डिसाइड कर सकता था। और सिर्फ इसी वजह से, यही वजह थी कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन के नारों से किया गया। याद रखिएगा, साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में वहाँ से चला है, बना है, लेकिन इंडिया में कब पहुँचा है? 1928 में। तो क्वेश्चन 2 आ जाते हैं यहाँ पर। 1928 में बना है ये हमारा, भारत पहुँचा है 1928 में, भारत पहुँच रहा है 1927 में वहाँ से चला है। जब साइमन कमीशन भारत पहुँचा तो उसका स्वागत गो बैक साइमन कमीशन के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। किसने कर दिया था? लॉर्ड इरविन ने, जो कि 1929 में इंडिया में वायसराय थे। उन्होंने किसका ऐलान किया? डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर रहे हैं वो। गोलमाल सा ऐलान, प्रॉपर बताया नहीं जा रहा कि कब देंगे, कब से डोमिनियन हमें प्राप्त हो जाएगा, स्वराज, कुछ किस तरह का स्टेटस चाहते हैं वो, क्या कहना चाह रहे हैं, कब से शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे, उसके अंदर हमें कितनी आज़ादी मिल पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। और इसीलिए क्योंकि कोई समय सीमा भी नहीं बताई जा रही है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की गोलमाल सी एक ऐलान करने के बाद वो बता रहे हैं कि आप गोलमेज सम्मेलन जो हम करने जा रहे हैं उनमें हमसे मिलिए, वहाँ पर डिसाइड होगा कि हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। लेकिन हमारे
कुछ नेता जो कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार जो खेमा था वो आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। अब यहाँ भी कांग्रेस में फूट पड़ रही है। कोई चाहता है कि आक्रामक तेवर अपनाकर हम अंग्रेज़ों से कुछ हासिल कर सकते हैं, वहीं उदारवादी वही रटी रटाई बात पर आज भी अड़े हुए हैं कि डोमिनियन स्टेटस के भीतर ब्रिटिश के अंडर रहकर ही हमें काम करना है, हम इनके बिना काम ही नहीं करते। पता नहीं क्यों उदारवादी नेताओं को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश बड़े पावरफुल हैं, उन्हीं के अंदर दिमाग है, इंडियंस तो अपना कुछ सोच ही नहीं सकते, वो अपना कानून बना ही नहीं सकते। इसीलिए शुरुआती समय में जब तक कांग्रेस के ऊपर उदारवादियों का प्रभाव रहा, हम कुछ बेटर नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उदारवादियों को हटाकर उग्रवादियों ने कांग्रेस में अपना दबदबा बनाया तो उसके बाद ही कुछ खास हम हासिल कर पाए थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे का प्रभाव घटता जा रहा है, उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ध्यान से देखिएगा कहाँ का अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। वहाँ पर तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। लाहौर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई है। कब हुआ? दिसंबर 1929 में हुआ। अध्यक्षता किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और आज आप देखते हैं कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं, सेलिब्रेशन रहता है हमारा नेशनल फेस्टिवल के रूप में, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पीछे वजह यही कांग्रेस अधिवेशन ही रहा है क्योंकि यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। तो अब बात वही आ जाती है कि जिस दिन आपका बर्थडे होगा, जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, उसी दिन तो जन्मदिन आपका मनेगा, उसी दिन को तो आप जन्म के रूप में मना पाएंगे, जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो हमारे लिए भी यही ज़रूरी था क्योंकि 15 अगस्त को अगर हम आज़ाद हो रहे हैं तो 15 अगस्त के महत्व को, उस दिन के महत्व को हम भूल नहीं सकते और हम किसी और दिन को स्वतंत्रता के रूप में कैसे मना सकते थे। लेकिन जो इतने साल पहले डिसाइड हो चुका है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता था। उस दिन के महत्व को भी समझते हुए हमने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया। क्या आप बता सकते हैं 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हम चाहते तो उसको उसी दिन से लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। जानबूझकर 26 जनवरी 1950 का वेट किया गया ताकि 26 जनवरी को इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाएं। 26 जनवरी के महत्व को देखते हुए जानबूझकर उस दिन से हमारे संविधान को लागू किया गया और आज भी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब इसको मनाया गया, लोगों ने पूर्ण स्वराज के संघर्ष की शपथ ली और काफ़ी कुछ डिसाइड किया गया। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी सोचने लगे थे कि कौन सा और बढ़िया रास्ता होगा
जिसके द्वारा हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्रता के डगर पर आगे काम कर सकते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे अगले हमारे टॉपिक में, नमक की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। कितनी मांगों का? 11 मांगों का उल्लेख किया। किन से? वायसराय से। कौन वायसराय थे? इरविन थे। और कब की बात हो रही है? जनवरी 1930 की हो रही है। महात्मा गांधी ने ये पत्र, ये खत उनको लिखा था, वायसराय को लिखा था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए नमक कर को ख़त्म करना ज़रूरी था। और नमक ही एक ऐसा मुद्दा था जिससे पूरे समाज को, पूरे भारत को, हर वर्ग को एक साथ एक बड़े लेवल पर लाकर एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता था। क्योंकि नमक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला वह महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके बिना हम दिन के बारे में सोच ही नहीं सकते, खाना बना नहीं सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ नमक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब हमारे घरेलू जीवन का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है नमक। इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया था कि नमक कर की मांग को उठाकर सभी को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। ब्रिटिश इजारेदारी क्या समझते हैं इससे आप? यहाँ पर सरकार ने क्या किया था? अंग्रेज सरकार ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और खुद का बनाया हुआ नमक महंगी कीमतों पर बेचने लगे थे। और अगर कोई नमक बनाता था तो उस पर भी टैक्स रख दिया गया था। यहाँ पर कि हमारा अपना देश, हमारे अपने समुद्र, नदियाँ, और वहाँ से अंग्रेज नमक बनाकर हमें बेच रहे हैं और हम उसी पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये सबसे ख़राब बात थी। और इसी को दमनकारी पहलू बताते हुए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, चेतावनी जिसको आप बोलते हैं। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। 11 मार्च तक याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू किया गया था, क्योंकि गांधी जी ने अल्टीमेटम 11 मार्च तक का ही दिया था। और 11 मार्च तक जब गांधी जी की बात को नहीं माना गया था तो उन्होंने 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। क्योंकि वायसरॉय इरविन, जो उस टाइम वायसरॉय थे इरविन, वो झुकने को तैयार ही नहीं थे, किसी भी तरह बात मान ही नहीं रहे थे, मांगे मान ही नहीं रहे थे। इसलिए 12 मार्च को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक की यात्रा शुरू कर दी थी। वॉलंटियर 78 लोग। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि शुरुआत में जब गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी तो कितने लोग उनके साथ थे? 78 लोगों के साथ यह यात्रा शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, कितने दिन चले, कितने किलोमीटर की कुल यह यात्रा थी, ये सब अभी आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ देखिए। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर, कहाँ पर? गुजरात में ही, गुजरात की बातें हो रही हैं ये,
साबरमती आश्रम आप कहें या दांडी कहें तो दोनों ही गुजरात का ही पार्ट है। वहीं पर तटीय कस्बे में जाकर, तटीय कस्बा मतलब समुद्र तट के किनारे, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। कितने दिन का? 24 दिन तक 10 मील का सफ़र तय किया। और टोटल कितनी यात्रा की? 240 किलोमीटर की। कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक की? दांडी तक की थी। दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। देखिएगा कब ख़त्म हुआ था ये दांडी यात्रा जो थी, कब ख़त्म हुई थी? 6 अप्रैल को। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च को शुरू की गई थी, 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। कैसे ख़त्म हुई थी? समुद्र तट पर पानी उबालकर नमक बनाकर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो बात है वो यह है कि अभी तक सिर्फ कानूनों का विरोध करना है, उल्लंघन नहीं करना, ऐसा कहने वाले गांधी जी आज स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहे थे। बेशक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, विनय के साथ अवज्ञा कर रहे थे, लेकिन उल्लंघन यहाँ पे कानून का हो रहा था। इससे पहले वो कोई भी कानून तोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, सिर्फ विरोध ही उन्होंने किया था।